कहानी अरुणा शानबाग की है। आज अगर अरुणा शानबाग जिंदा होती तो इस वक्त उनकी उम्र करीब 50 और इधर 19, लगभग 70 साल के आसपास होती। लेकिन 23 साल की उम्र में ही जो जख्म झेला और जो कुछ हुआ वो वैसा बहुत कब सुनने को मिलता है। एक ये भी कहते हैं कि शायद अरुणा शानबाग दुनिया की सबसे ज़्यादा मुर्दे के तौर पर जीने वाली महिला थी, जो करीब 42 साल तक कोमा में रही। 42 साल तक सांसें चली, धड़कनें चल रही थी, लेकिन इसके अलावा बाकी सिर्फ जिंदा लाश थी। और ऐसा नहीं है कि अरुणा शानबाग के बाद इस देश में रेप या फिर बलात्कार के घटनाएं नहीं हुई, रुकी, कम हुई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक अजीब सी कहानी थी जिसमें सब कुछ बेहद अजीब था। कर्नाटका के हल्दीपुर एक इलाका है, वहाँ के उत्तर कन्नड़ इलाके में अरुणा शानबाग की पैदाइश होती है 1948-49 में। और 8 भाई बहन में एक अरुणा शानबाग। 8वीं तक पढ़ाई पर अपनी पूरी करने के बाद अरुणा कर्नाटक से मुंबई पहुंच जाती हैं। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी और ये कर्नाटक से मुंबई आने के बाद नर्सिंग का कोर्स करना शुरू कर देती हैं और उस वक्त हॉस्टल में रहती थी। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद मुंबई के ही किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसको KEM हॉस्पिटल भी कहते हैं, ये BMC का है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आता है। अब वहाँ पे वो जूनियर नर्स के तौर पर बहाल हो जाती हैं, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। और ये वक्त था जब वो वहाँ पे ज्वाइन की थी उन्होंने 1971 में वो ज्वाइन कर लेती हैं और फिर वहीं जूनियर नर्स के तौर पे काम करने लगती हैं। उस हॉस्पिटल में एक विंग था जिसमें कुत्तों के ऊपर जो दवा का एक्सपेरिमेंट होता है वो हुआ करता था वहाँ पे। तो वो एक डिपार्टमेंट था जिसमें कुत्तों के ऊपर अलग अलग मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। और उसी डिपार्टमेंट में अरुणा शानबाग की जिम्मेदारी थी उन कुत्तों को दवा देने की, जो शुरुआती उनकी वहाँ पे नौकरी लगी थी। तो यही काम करती थी। इसके बाद उसी जगह पे जब वो काम वहाँ पे करती थी, धीरे धीरे चूँकि हॉस्पिटल में काम करने लगी, एक रेजिडेंट डॉक्टर उनके साथ वो नज़दीक आती हैं, करीबी होती है, दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। 1973 का वक्त आ गया था, लगभग 2 साल हो गए थे काम करते हुए वहाँ पे अरुणा शानबाग को। और उसी दौरान ये दोनों डॉक्टर जो थे वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर और अरुणा, ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेती हैं। और इनकी शादी जो थी वो जो फिक्स होती है वो जनवरी 1974 में 1974 में, और लगभग 2 महीने के बाद दोनों शादी करने जा रहे थे। इसी दौरान जब ये जहाँ पे काम करती थी अरुणा शानबाग, वहाँ पे एक स्वीपर कम वार्ड बॉय वो भी काम करता था, सोहनलाल वाल्मीकि उसका नाम था। यूपी का रहने वाला था, मुंबई गया था, मुंबई में नौकरी की तलाश करते करते वो फिर किंग एडवर्ड मेडिकल हॉस्पिटल जो मेमोरियल में पहुंचता हॉस्पिटल में, और वहाँ वो दिहाड़ी की तरह के तौर पर काम करने लगता है। तो उसके काम की जिम्मेदारी ये थी, एक तो साफ़ सफाई और दूसरा जो ये जो कुत्तों वाला पूरा डिपार्टमेंट था वहाँ की साफ़ सफाई और सारी चीज़ें करनी। कुछ महीने से ज़्यादा हो चुके थे उसको, सोहनलाल को वहाँ काम करते हुए, और इसके कई बार अरुणा शानबाग और सोहनलाल में लड़ाई भी हुई, क्योंकि अरुणा का कहना था कि वो एक तो काम अपना ठीक से नहीं करता, दूसरा जो कुत्तों के लिए खाना आता था उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि सोहनलाल उस खाने को चुरा लेता था जो कुत्तों के लिए लाया जाता था हॉस्पिटल में। तो इनकी काफ़ी कई बार लड़ाई भी हुई। इसी बीच में एक वर्जन ये भी आया कि सोहनलाल की सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उसने अरुणा शानबाग से बोला कि उसे अपने गांव जाना, छुट्टी चाहिए। पर अरुणा शानबाग ने कहा कि तुम एक तो अपना काम ठीक से नहीं करते और ऊपर से फिर छुट्टी, अगर तुम छुट्टी पे घर गए तो तुम्हारी कंप्लेंट रिटर्न में कर दूंगी। तो एक वो भी गुस्सा। तो ये सारी चीज़ें थीं। तभी 27 नवंबर 1973 को, 27 नवंबर 1973 रात के वक्त करीब 8 बजे के बाद अरुणा शानबाग अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद
हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाती हैं कपड़े चेंज करने के लिए। जो नर्स के अपने उनके यूनिफॉर्म थे उसको चेंज करने के लिए उनको वापस घर जाना था, और घर भी नहीं, हॉस्टल। तो जब वो कपड़े बेसमेंट में चेंज करने जाती हैं, वहाँ पे पहले से ही सोहन लाल मौजूद था। और जब अरुणा शानबाग कपड़े बदल रही होती हैं, सोहन लाल अचानक वहाँ पहुँच जाता है, और इसके बाद वो सोहन लाल जो है वो अरुणा शानबाग के साथ हाथापाई करता है, दोनों में झगड़ा होता है, और इसी बीच में वो उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और फिर चूंकि वो जहाँ पे ये पूरा जगह थी, जो कुत्तों को चेन से बांधते हैं, वो चेन एक उसके पास ऑलरेडी मौजूद था, सोहनलाल के पास। तो वो कुत्ते के गले में डालने वाला चेन जो पट्टा है वो अरुणा शानबाग के गले में डाल देता है, और काबू पाने के लिए अरुणा शानबाग पर उस चेन को बहुत ज़ोर से कस देता है गले पे, कोशिश करता है कंट्रोल करने के लिए। तो जब वो चेन को गले में कसता है तो इत्तेफाक से इतना ज़्यादा उस पर दबाव और ज़ोर था कि गर्दन की जो नस है वो दब जाती है। ख़ास तौर पर वो नस जो ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई करती है, दिमाग तक जो खून भेजती है। तो उस नस के दबने से ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंचने से रुक गया, वो दिमाग तक फिर पहुंच ही नहीं रहा था। और उसी पल अरुणा शानबाग फिर बेहोश हो गई, और ये कहते हैं कि उसके बाद उसने रेप किया अरुणा शानबाग का और वहाँ से भाग गया। करीब 10-11 घंटे तक अरुणा शानबाग उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में उसी आलम में बेहोश पड़ी रहीं। सुबह एक जब दूसरा क्लीनर आया वहाँ पे, स्वीपर, और वो बेसमेंट में पहुँचता है तो उसने बेहोश अरुणा शानबाग को देखा, शोर मचाया, फिर फ़ौरन लेकर आए, और चूँकि ऑलरेडी हॉस्पिटल ही था वो, इलाज शुरू हुआ। लेकिन जब डॉक्टर ने शुरुआती जांच की तो पता चला कि अरुणा शानबाग ऑलरेडी कोमा में जा चुकी हैं। फिर जब पूरी सारी टेस्ट की रिपोर्ट आई तो फिर वही पता चला कि जो गले में चेन कसा था उसने, उस चेन की वजह से नस के दबने से ब्रेन में ऑक्सीजन और वो ब्लड की सप्लाई जो बंद हो गई थी। और उसका असर ये हुआ कि वो न सिर्फ कोमा में चली गई बल्कि पैरालाइज भी हो गया, और वो कुछ भी मतलब सुनने समझने की जो शक्ति थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी, और एक तरह से बस वो जिंदा लाश ही समझ ले। अब जो जिनके साथ, जिस डॉक्टर के साथ शादी होनी थी, वो भी सुबह उनको खबर मिली, वो भी पहुंचे, और पूरा हॉस्पिटल, चूँकि अरुणा शानबाग एक तो अपने काम की वजह से वहाँ काफ़ी मशहूर थी, मेहनती, एकदम नई, यंग, तो लोगों को बड़ा शौक़ भी लगा। फिर धीरे धीरे ये खबर बाहर फैली। फिर मुंबई की जितनी नर्स थी उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया, अपनी सेफ्टी और इसको लेकर मांग की। फिर सरकार ने उनको आश्वासन दिया। फिर पुलिस पर दबाव था किसी तरीके से। फिर चूँकि सोहन लाल के बारे में जानकारी थी, इन दोनों का झगड़ा, और सोहन लाल गायब हो गया था इस इंसिडेंट के बाद, तो सीधा शक भी उस पर गया। तो मुंबई पुलिस ने किसी तरह से सोहन लाल को फिर गिरफ्तार किया। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, और अदालत ने सोहन लाल को सिर्फ 7 साल की सज़ा सुनाई। और किस जुर्म में? एक अटेम्प्ट टू मर्डर और दूसरा रॉबरी। उसने, जो अरुणा शानबाग ने हादसे के वक्त कान में बालियां और कुछ पहनी रखी थी, वो उतार कर ले गया था। तो अटेम्प्ट टू मर्डर और सिर्फ रॉबरी के लिए, रेप और इन चीज़ों के लिए उस पर कोई मुंबई पुलिस ने ना सेक्शन लगाई, ना उस धारा में उसके खिलाफ मुकदमा अदालत तक लेगी। जिसका फ़ायदा हुआ सोहन लाल को। सोहन लाल को अदालत ने 7 साल की सज़ा सुनाई, और 7 साल की सज़ा काटने के बाद वो जेल चला गया 7 साल की सज़ा का। इधर अरुणा की हालत वैसी ही थी, धीरे धीरे वक्त बीता। अब चूँकि हॉस्पिटल बीएमसी में था, अब अरुणा कोमा में थी, तो एक और उसके ठीक होने की कोई निशानी, कोई डॉक्टर के हिसाब से कुछ ऐसा था नहीं, चमत्कार ही हो सकता था। तो वक्त बीतता जाता है। इधर जो अरुणा के जो फियांसी थे, जिनके साथ शादी होनी थी 2 महीने बाद उस डॉक्टर की, वो भी लगातार पहले हॉस्पिटल आता है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है। 1-2 साल के बाद भी अरुणा किसी को पहचान नहीं पाती है, तो वो डॉक्टर भी वहाँ से फिर निकल जाते हैं, कहीं और जाकर अपनी नौकरी करते हैं। और 3-4 साल के बाद वो डॉक्टर साहब भी अरुणा को भूल जाते हैं, उस हॉस्पिटल में फिर उसे देखने नहीं आते। इधर फैमिली वाले शुरुआत में आते हैं, लेकिन अरुणा की जो बहनें थी मुंबई में, उनकी भी माली हालत ठीक नहीं, तो शुरू में तो देखने आते हैं। फिर जो पूरे फैमिली के लोग थे, भाई बहन सब,
बाकी तो फैमिली कर्नाटक में थी, वो भी शुरुआत में कभी कभी आए। उसके बाद उन लोगों ने भी धीरे धीरे एक जिंदा लाश से दूरी बना ली। और इस तरह कुल मिलाकर अब अरुणा शानबाग किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 के एक रूम में एक बेड पे एक जिंदा मुर्दा की तरह पड़ी रहीं। धीरे धीरे पूरी फैमिली ने भी छोड़ दिया, जो शुरुआत में देखने आते थे वो भी उन्होंने आना बंद कर दिया। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब बीएमसी ने कहा कि एक अरुणा शानबाग की वजह से एक बेड जो है वो परमानेंट और एक रूम वो घिर गया है, तो कब तक इनको रखेंगे। तो कहा गया कि अब इनको ले जाओ या कहीं भेजो फैमिली वालों को। फैमिली वालों ने अपनी मजबूरी जताई, हम गरीबी में कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, कहाँ दिखाएंगे। तो बीएमसी ने, लेकिन ये था कि अरुणा शानबाग को एक वक्त ऐसा आया था कि इस हॉस्पिटल से हटाना है। उस वक्त उस हॉस्पिटल की जो बाकी नर्सें और डॉक्टर और दूसरे स्टाफ थे, उन्होंने बड़ा एक नेक काम किया और बीएमसी के इस फैसले के खिलाफ एजिटेशन किया और कहा कि अरुणा शानबाग यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आखिर में मामला ऊपर तक गया, बीएमसी को भी झुकना पड़ा और फिर यह तय हुआ कि नहीं, अरुणा शानबाग यहीं रहेंगी। उन्हीं हॉस्पिटल की नर्सों ने आपस में तय किया कि वो डेली यूज़ की ड्यूटी निभाएंगी, क्योंकि ये वो पेशेंट थी जिससे आपको ना फीस मिलना था ना कुछ था, और वो खुद से ना चल सकती है, ना बोल सकती है, ना कुछ कह सकती है, ना इशारा दे सकती है। बट डॉक्टरों का कहना था कि वो एहसास कर सकती थी, बाकी कुछ नहीं। तो शुरुआत में तो उसको कई बार जब नर्सों ने उस कमरे से बाहर, जब वो थोड़ी ठीक हुई कुछ साल के बाद, तो उस कमरे से निकाला उस वार्ड नंबर 4 से और कहा कि थोड़ा बाहर भी व्हील चेयर पर सैर कराते हैं बैठा कर। लेकिन 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो चूंकि अरुणा शानबाग की ये पूरी कहानी मीडिया के जरिए हर लोगों तक पहुंच चुकी थी, तो हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते या उनके साथ जो तीमारदार आते थे, जैसे ही वो अरुणा शानबाग पे नज़र पड़ती थी अगर बाहर में, तो वो उंगली करके इशारा करके एक तरह से लोगों को बताते थे कि देखो ये है अरुणा शानबाग। तो कहते हैं जो उनकी नर्स थी कि जब कोई ऐसे उंगली करके उनकी तरफ इशारा करता था तो अरुणा शानबाग कोमा में होते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर से ये एहसास होता था कि ये उसके बारे में बात कर रही है और शायद उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। तो वो बेचैन हो जाती थी और उस बेचैनी से बचाने के लिए फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, अरुणा को पब्लिक के बीच में नहीं ले जाएंगे और उसी कमरे में रहेगी। और इसलिए उसको एक उसी वार्ड नंबर 4 में रखा गया। उस कमरे में एक खिड़की भी थी, खिड़की के कई बार पर्दे हटाए जाते थे, लेकिन फिर वही है कि वहाँ से कॉरिडोर से जब पेशेंट या उनके तीमारदार गुजरते थे और ये भी पता था कि अरुणा शानबाग कोमा में किस कमरे में है, तो लोग खिड़की के ऊपर खड़े होकर भी इशारा करते थे। तो उससे भी कई बार अरुणा की तबीयत बिगड़ी। तो फिर ये तय हुआ कि उस खिड़की पे भी कर्टन लगा दिया जाए। धीरे धीरे वक्त बीतता है, फिर एक जर्नलिस्ट आती हैं, वो अरुणा शानबाग की जो है के ऊपर एक किताब लिखती, कहानी वहाँ की नर्सों से सबसे बात करने के बाद। और 2011 में, मतलब इस इंसिडेंट के करीब 34-35 साल के बाद, सुप्रीम कोर्ट में वो एक अर्जी देती हैं कि अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। यूथेनेशिया जिसे कहते हैं हम लोग, मर्सी किलिंग भी कहते हैं। और उसकी तर्क ये दी गई कि वो करीब, चूँकि 11 में जब ये हुआ था, आज से 8 साल पहले, तो आप मानिए 42 में से 8 आपने कहा 34 साल हो चुके थे कोमा में, कि वो एक ज़िंदा लाश है और तकलीफ़ में है, अपनी तकलीफ़ बता भी नहीं सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा। इधर इन लगातार सालों में जो जितनी नर्स थी उन लोगों ने ड्यूटी बना रखी थी अरुणा शानबाग की देखभाल करने की। इस दौरान में उनके बाल बनाए जाते, उनके नाखून बढ़ते, नाखून, कपड़े बदलना, बेडशीट बदलना, नहलाना कभी कभी, और पाइप के ज़रिए वो खाना देना, ये सारी तीमारदारी चलती रही। और वक्त बीतता गया और उन तमाम हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ एक रिश्ता बन गया अरुणा शानबाग का, और वो एक फैमिली मेम्बर सी हो गई। और 1 जून को जब अरुणा शानबाग का जन्मदिन आता था, तो हर इन 42 सालों में 1 जून को अरुणा शानबाग के कमरे में बाकायदा एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, जिसमें अरुणा शानबाग को लता मंगेशकर की आवाज़ और उनके गाने बहुत पसंद थे, तो उनके फेवरेट गाने म्यूज़िक सिस्टम लाकर चलाया जाता था। इसके अलावा फ़िश करी पसंद थी, तो फ़िश करी थोड़ा सा मुंह पे टेस्ट कराया जाता था उसका करी। ये सब करके थोड़ा की चीज़ें बदले, लेकिन ये एक रूटीन में शामिल थी। तो इधर ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन हालात बदले नहीं। वो जैसे पहले दिन थी 1973 में 27 नवंबर की रात से, वैसे ही धीरे धीरे
जब वक्त बीता लेकिन अरुणा शानबाग की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। इस बीच में इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने मर्सी किलिंग की इजाज़त देने से मना कर दिया। और उसमें तर्क यही दी गई कि ये पहली बार उसके बाद ये मुद्दा उठा बहुत ज़ोरों शोर से कि क्या एक इंसान को ऐसी हालत में ऐसी ज़िंदगी से निजात दिलाने के लिए मौत की इजाज़त क्यों ना दी जाए। तो इसके ऊपर लेके बहुत सारी बहस हुई थी, लेकिन इस पर जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उसने ये फिर जो कहा था वो ये था कि हमारे जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमें जीने के अधिकार दिए गए हैं। तो अगर हम किसी को मर्सी किलिंग या यूथनेशिया इसकी परमिशन दे देते हैं तो फिर इस आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि हम उसे मरने के लिए नहीं कह सकते। और दूसरा इसमें एक ये भी सवाल उठा था कि अगर ऐसी इजाज़त दे देते हैं तो इसे जो सुसाइड के को लेकर हमारे यहाँ कानून है, ये उस कानून का भी वायलेशन होगा। तो इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया था। हालांकि उससे पहले कोर्ट ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों की एक पहले रिपोर्ट आ जाए, सब कुछ देख लेते हैं। अच्छा, फैमिली की परमिशन ज़रूरी होती है, लेकिन फैमिली वाले कोई थे नहीं, हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्सिंग फैमिली थी एक तरह से। और फिर डॉक्टरों की रिपोर्ट आई जिसमें यह था कि वो कोमा में है लेकिन सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं। तो लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त देने से मना कर दिया। और ये बात है 2011 की। इसके बाद 7 साल और गुजरता है, नहीं 7 नहीं 4 साल, और 18 मई 2015 निमोनिया हो गया था जो आखिरी रिपोर्ट में आई। और 18 मई 2015 यानी कोमा में जाने के बाद ठीक 42 साल के बाद 18 मई 2015 को अरुणा शानबाग की उसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है जहां वो नौकरी करती थी, जहां उनके साथ रेप हुआ, जहां उन पे हमला हुआ, और जहां के वार्ड नंबर 4 के एक कमरे में 42 साल एक बिस्तर पर एक जिंदा मुर्दा के तौर पर उन्होंने गुजारी। 18 मई 2015 को आखिरकार वो धड़कनें भी बंद हो जाती हैं, वो सांसें भी थम जाती हैं। इसके बाद अचानक फिर उनकी 2 रिश्तेदार सामने आती हैं और वो कहती हैं कि इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। जिसके बाद किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की नर्सें एक साथ खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, ये हमारी रिलेटिव है, अरुणा हमारी रिश्तेदार है, 42 साल तक हम लोगों ने इसकी देखभाल की है, इसलिए इसके अंतिम संस्कार का हक सिर्फ हमें होना चाहिए। ये मामला फिर सरकार पुलिस तक गई और कोई कानूनी इसमें अड़चन ना आए, इसलिए एक बीच का समझौता निकाला गया। उनकी 2-3 रिश्तेदारों को भी कहा गया कि आप इजाज़त है शामिल हो जाइए, लेकिन आप साथ ही मिलकर अंतिम संस्कार करेंगे। तो सारी तैयारियां, सब कुछ पूरा किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ, जूनियर से लेकर सीनियर तक, सब ने बड़ी मतलब बुझे दिल से भारी गम के बीच अपनी 42 साल पुरानी मेहमान को हॉस्पिटल से विदा किया। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ और इस तरीके से 23 साल की उम्र तक होश में रहने वाली और अपने उम्र से 2 गुना मतलब 42 साल मुर्दा होकर जिंदा रहने वाली अरुणा की कहानी ख़त्म होती है। ये एक चैप्टर था। अब इधर दूसरी इसी के साथ 2 कहानियाँ और चल रही होती। एक, जिस डॉक्टर के साथ 2 महीने के बाद शादी होनी थी, वो डॉक्टर अरुणा शानबाग के साथ इस हुए हादसे के अगले 2-3 साल तक हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, देखते हैं। खुद भी डॉक्टर थे, शायद उन्हें पता था कि क्या होगा, और इसीलिए फिर वो इस हॉस्पिटल का रुख करना भूल जाते हैं और उस हॉस्पिटल के साथ साथ अरुणा को भी भूल जाते हैं। और करीब 5 साल के बाद इस हादसे के 73 में हुआ था, 78-79 में, वो डॉक्टर साहब अपनी एक नई ज़िंदगी बसाते हैं, शादी करते हैं। अभी उनकी उम्र करीब 72-73 साल है। मुंबई में ही एक जगह वो अपनी क्लिनिक चलाते हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो बेशक अरुणा को छोड़कर उससे दूर हो गए क्योंकि उनकी हालत देखी नहीं गई और कुछ बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन अरुणा के बारे में जब जहाँ जहाँ कोई भी खबर छपती थी हमेशा उसको फॉलो किया। लेकिन खैर, एक तरफ जिसके साथ 2 महीने के बाद शादी होनी थी, उसने दूरी बना ली। जो अपने रिश्तेदार थे, चाहे वो गरीबी, पैसे, मजबूरी हो, उन लोगों ने भी दूरी बना ली और वो वार्ड नंबर 4 में बिल्कुल तन्हा अकेली उन्हीं नर्सों और उन्हीं अपनी जो उनकी साथी बनी हुई थी उनके साथ थी। तीसरी कहानी इधर चल रही थी कि जब ये पकड़ा जाता है सोहनलाल वाल्मीकि, इसके बाद 7 साल की सज़ा होती है। 7 साल की सज़ा काटने के लिए इसको पुणे के
यरवदा जेल भेजा जाता है। वहाँ से ये करीब 82-3 में रिहा हो जाता है और रिहाई के बाद ये गायब हो जाता है। इस बीच में कई लोग इसको तलाशते हैं, कई कहानियाँ आती हैं। कुछ कहते हैं कि ये दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आकर इसने दूसरे नाम से काम करना शुरू कर दिया। एक कहानी आती है कि वो टीबी एड्स की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच में जब 2015 में अरुणा शानबाग की मौत होती है, तब मुंबई के एक मराठी न्यूज़पेपर का एक रिपोर्टर, उसको कुछ क्लू मिलता है और वो तलाशते तलाशते यूपी पहुंचता है, वेस्टर्न यूपी। हापुड़ यहाँ दिल्ली से मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है। वहाँ का एक गांव है, उस गांव में सोहन लाल को वो ढूंढता है और सोहन लाल से मिलता है। सोहन लाल की कोई मौत नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई। वो हॉस्पिटल के बाद, जो जेल से रिहाई के बाद, वो यूपी पहुंचता अपने घर, और अपने घर के बाद फिर वो अपने ससुराल पहुंच जाता है और ससुराल में ही रहता है। इस दौरान जब वो जेल में था तब उसकी एक बेटी की मौत हो गई बीमारी की वजह से, और उसे ये लगा था कि शायद जो उसने बुरे काम किए हैं ये उसका अंजाम था। और हालांकि उसने ये कहा कि इस हादसे ने उसको झकझोर दिया। इसके बाद उसने सिगरेट, शराब, बीड़ी, नॉनवेज ये सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अरुणा की उस चीज़ ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि वो आखिर तक यही कहता रहा कि उसने लड़ाई की थी, उसने गले में वो चेन कसा था, बट रेप नहीं किया था। ये उसका आखिरी तक है दावा। तो यहाँ आता है, अब वो यहाँ पे उसने एक किसी फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसके 2 बेटे हुए, एक बेटी और हुई, उसकी पत्नी है, और ये सारे लोग यहीं हापुड़ के पास एक गांव है, वहाँ रहते हैं। जब उसे उस अरुणा शानबाग की मौत की खबर मिली, तब उसने कहा कि उस दिन उसने भगवान से बहुत माफ़ी मांगी और ये कहा कि हो सके तो माफ़ कर दे, लेकिन उसका ये कहना था कि उसने रेप नहीं किया था। ये जो सोहन लाल है, ये उसकी दलील है। लेकिन कुल मिलाकर अफसोसनाक इस जो पूरी कहानी का है वो यही है कि एक हादसा, गुस्सा हो, रेप हुआ हो, बट एक पूरी ज़िंदगी को लाश बनाकर रख दी गई, और 42 साल तक वो कोमा में रही, और 42 साल के बाद उसी खामोशी के साथ फिर मौत आती है और मौत हो गई। तो अरुणा शानबाग की ये कहानी थी पूरी।